आप सभी का स्वागत है का जो हमारा नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसको निर्देशित किया है अरविंद सिंह चंद्रवंशी जी ने। आशा करता हूं कि आप सभी को नाटक अच्छा लगेगा। बस कुछ ही क्षणों में हमारा नाटक शुरू होगा। धन्यवाद। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो माँ सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अंदर तल पर रखा है। तुमने पहले ही निकाल कर रख दिए थे। तुम जानती थी मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे आज भीगने का तनिक भी खेद नहीं। मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार तो हवा ने मेरा अंशुक हवा में उड़ा दिया, और फिर बूंदे पड़ने लगी। वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत ही अद्भुत। वस्त्र बदल दो माँ, फिर बताती हूँ।
चलो। वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उस सपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ। ना पानी इन वस्त्रों ने पिया था। हो गया। कर रही हूँ माँ। इन वस्त्रों में ना बहुत पानी भर गया है माँ। तुम कितनी अच्छी हो माँ। तुमने पहले ही वस्त्र निकाल कर रख दिए थे। तुम मेरे बारे में सब जानती हो माँ। मैं ही तो जानूंगी। हाँ, अवश्य तुम ही तो जानेंगे। बहुत अद्भुत अनुभव था। कैसा अनुभव रहा? बताया ना, नील कमल की तरह कोमल और आदि, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उस सपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का स्पर्श। माँ, आज का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने आज तक नहीं किया। जैसे सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मासल हो। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो एक भावना को कविता का रूप देता है। आज मैं पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई आकाश में लहराती मेघमालाओं में यूं खो जाता है, कि क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश पर बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? देख तो रही हो, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय यूं चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेरधान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मैं घर में कब अकेली रहती हूँ? हर वक्त तो मैं तुम्हारे बिना रहती हूँ। घर में कब मैं कब दुकेली होती हूँ? मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो माँ। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध औटा दिया है, दूध पी लो। शर्करा नहीं मिला माँ, के पी ले। पहले तुम बात बताओ। क्या बात बताऊं? कुछ भी बताओ तुम माँ। अंदर जाके आराम करो। आराम नहीं करना है माँ। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी मुझ में से उन बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। देखो, ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है माँ, परंतु बैठे बैठे यूँ रोया नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है जो बात ना बताओ। ओ, ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी है। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ना जाने क्या करने आए हैं, किंतु वर्षों में ये इधर दिखाई देती है, और जब भी दिखते हैं कुछ न कुछ अनिष्ट हो ही जाता है। युद्ध या महामारी। पिछले बार महामारी जब आई थी, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। ना जाने क्या करने आए हैं। ये लोग आज यहाँ क्यों आए हैं माँ? ना जाने क्या करने आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसको भेजा था। तुमने भेजा था?
माँ तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए क्यों प्रयत्न करती रहती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। मैं देख रही हूँ, तुम जो कह रहे हो वही सच होने वाला है। अग्निमित्र संदेश लेके आया है। वो लोग, उन लोगों ने मना कर दिया है। हाँ, क्या संबंध है उनका कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यदि वो उसे नष्ट भी करना चाहती है तो किसी को क्या अधिकार है उस पर आलोचना करने का? मैंने कब कहा कि मेरे तुम पर अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ माँ। तुम नहीं कह रही हो, मैं कह रही हूँ। आजकल तुम्हारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हूँ माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं तो समझने के प्रयत्न कर ही रही हूँ, लेकिन हर प्रयास जो है असफल हो रहा है। माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी मैं समझती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है माँ। मेरे लिए वो भावना सबसे बड़ी है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ माँ, जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर है। मैं पूछती हूँ, तुमने भावना का वर्ण कभी किया है? भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? भावना कोमल होता है, अनश्वर होता है। तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? ये निरर्थक प्रलाप नहीं चाहिए मुझे। ठहरो माँ, तुम कहाँ चल दी? माँ का जीवन भावना नहीं है, कर्म होता है। माँ को बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे ना हरिण शावक। एक बाण साथ होकर हम अपना प्राण नहीं त्यागेंगे। एक बाण यदि प्राण ले सकता है तो हाथों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हमें नए प्राण मिल जाए, हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा का। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ आज भी? ग्राम प्रदेश में नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी हैं। हम सोएंगे, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा कम हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए। मल्लिका, दूध हो तो किसी भाजर में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी मैंने यहाँ से 3-4 राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते देखा। माँ कह रही थी जब भी ये लोग दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे तो ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। मल्लिका, न जाने इसके कोमल जैसे रुई शरीर पर उसे बाण छोड़ता बना कैसे। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हारी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह हो। लाओ, दूध मुझे दे दो और इसे अपने बाहों में ले लो। क्या हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे, बिल्कुल ऐसे। दूध पिलाकर उसके मांस को और भी कोमल कर देना चाहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक परिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि यही प्रश्न मैं तुमसे भी पूछना चाहता। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से हरिण को उठा ले आने में तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? वो तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन बातों से घिरे दिन मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूं कि तुम इस ग्राम प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कहता। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है कि चोरी के आंतरिक सामग्री का भी अभ्यास करते हो। ऐसा लांछन लगाते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ, परंतु जिस हरिण शावक को आप बाहों में लिए हैं
वो मेरे बाण से आहत हुआ, इसलिए वो मेरी संपत्ति, और मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। इस प्रदेश में हरणों का आखेट नहीं होता है राज। तुम बाहर से आए, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माने। अब राजपुरुषों का अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं। शब्द, अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हो। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, वो हरिण शावक मुझे दे दो। इस प्रदेश में हरणों का आखेट नहीं होता है राज। हम सब एक ही प्रदेश के निवासी। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या आस्तन पर रखो। नहीं, इस घर का तल और आस्तरण पशुओं के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ ये? मैं देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। हमारे घर का तल पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। मल्लिका, लाओ, इसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। ये राजपुरुष तंतुल के रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें अवश्य देना होगा। संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हटपट करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कवि कालिदास है? हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, और वो कालिदास को वहां का राजकवि बनाना चाहते हैं। राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। मैंने उनसे अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। प्रणाम। तुमने सुना माँ? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है। हाँ, मैंने सुन लिया। लो, इस दूध में मैंने शर्करा मिला दी है। लो, दूध पी लो। तुमने सुना नहीं माँ? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक नहीं समझा, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना कि मेरी भावना निराधार नहीं है? लो, दूध पी लो। और इधर और किसी का आतिथ्य नहीं करना होगा, यही समझ। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस पूरे घर में पूरे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से मिला दूं माँ? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ? तुमने सुना नहीं? राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है। मुझे निष्ठुर रहने दो। आस्तरण बिछा दूं? तुम निष्ठुर नहीं हो माँ, मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? मुझे निष्ठुर ही रहने दो। माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। हाँ, आस्तरण बिछा दूं? नहीं माँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें क्यों इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके प्रति कुछ भी उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? उदारता? मैं तो कहती हूँ कि अगर उसको तुमसे भावना का भावना संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करता है? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। ऐसे अभावग्रस्त और साधनहीन जीवन में कोई विवाह की कल्पना ही कैसे कर सकता है? अभावग्रस्त जीवन तो था, जब अभावग्रस्त जीवन नहीं रहेगा तब क्या तुम्हें तुम्हारे प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या उसका तुम्हारे प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या तुम एक सजीव व्यक्ति नहीं हो?
बोलो, क्या ये भावना जवाब दे सकता है, उत्तर दे सकता है? एक दिन तुम्हारा ये माँ का शरीर नहीं रहेगा, तब तुम्हारे घर में एक समय का भोजन का व्यवस्था भी नहीं होगी, तब ये भावना उत्तर दे सकता है? माँ सुनो, आज तक का भी जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत ही जाएगा, परंतु आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण करने जा रहा है तो मैं उनके आगे अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। देखो अंबिका, मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा कालिदास से अब कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है अरे मातुल? क्या हुआ? अरे मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया कैसे दिन के लिए कि वो कुलद्रोही बन जाए। परंतु उन्हें तो सुना है सम्मान मिलने वाला है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। अरे यही कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप कह रहे हैं। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, किंतु आचार्य कल उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। 2 रथ रथवाओं 4 अश्वारोही उसके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रापितामह का दोहित का पुत्र राज्य की ओर से शकोर से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भगने की बात कर रहे मैं हो? उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम सोचो, एक तरफ हमारे वंश का राज्य की ओर से सम्मान दिया जा रहा है और वो कहते हैं हमें सम्मान नहीं चाहिए। वे सम्मान नहीं पाना चाहते? अरे सम्मान मिलता है, ग्रहण कर लो। अरे कविता का मूल्य है क्या है? कविता का कुछ मूल्य है अरे मातुल, इसीलिए तो सम्मान का मूल्य है। मैं तो कहती मैं हूँ, समझती हूँ उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ चुभता है। मैं तो कहती हूँ कि वो अवश्य उज्जैन जाएंगे। अवश्य अवश्य जाएगा। वो क्या कहा था तुमने? लोक नीति। अगर ये लोक नीति है ना तो मैं कहूंगा, मैं लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक ही है। मातुल, आप अभी तक यहाँ पर हैं और वहाँ आचार्य आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको शीघ्र जाना चाहिए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले ये बताइए, क्या मैं तुमसे नहीं कहकर आया था कि जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तुम आचार्य के पास ही रहना? किंतु मातुल, आपने ये भी तो कहा था कि जैसे ही आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा तो समझ में आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल, बस आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है? जिस व्यक्ति को लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात करती हो। हाँ, आप एक हिरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने बाहर से देख लिया। मैंने प्रार्थना की, कवि कुलगुरु ये समय स्वरूप में घर में जाने का नहीं है। भाई आप तो ऐसे लौट पड़े जैसे सांप देख लिया हो। और आप मैं जा रहा हूँ आचार्य जी के पास, और आप बस इतना कीजिए, कवि कुल श्रोमणी जहां भी हो ना उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा तो मन करता है उन्हें जहां भी देखूं चोटी से पकड़ के बस। किंतु कालिदास इस समय है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। तो फिर आपने मातुल को क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए तो मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। बहुत सही है। राज्य कवि को सम्मान दे रहा है और कवि नहीं चाहता है, और राज्य के कर्मचारी जगदम्बा मंदिर जाते हैं और कवि वहां आंखें बंद कर कर बैठे हैं और कर्मचारी उनसे निवेदन कर रहे हैं। धीरे धीरे कवि आंख खोलता है। ये सब नाटक जो है, वो नाटक नहीं कर रहे अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का तनिक मोह नहीं। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता।
केवल एक व्यक्ति है जिनके अनुरोध से संभव है कि वो अपना हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को कोई प्रयोजन नहीं है और किसी को उसका कोई चिंता नहीं। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके अपना बहुत कुछ खो बैठेंगे। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखाएं हैं। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। अभी अभी उनका एक राजपुरुष से सामना हुआ था। उस कटुता को केवल तुम दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि कालिदास आज यहां से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का स्थान रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका, हाँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे जाने के पक्ष में नहीं हूँ। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। चलिए। मल्लिका, भावना भावना में भावना का वर्ण। घिरे हुए मेघों ने असमय अंधकार कर दिया अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? तुम्हें विलोम का ऐसे आना आश्चर्य का विषय नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारा इधर आना मल्लिका को सह नहीं है। जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं। क्यों? क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकते दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरे जीवन का एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं तुम्हारा दोष अदोष देखने का विवेचना नहीं रखती हूँ विलोम। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान हो। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहे। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले मल्लिका और उसका विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा तो होगा। मैं कुछ सोचने की शक्ति नहीं रखती हूँ विलोम। अनुरोध करती हूँ कि तुम चले जाओ। तुम मल्लिका की माँ और इस विषय में कुछ सोचना नहीं चाहती। कालिदास उज्जैनी चला जाए और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण पूरे ग्राम प्रांतर में अपवाद का विषय बना रहा, वो पीछे यहीं पड़ी रहे। क्यों अंबिका, क्यों? इतने वर्षों से इतनी पीड़ा क्या तुमने इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इतने वर्षों में तुम पर क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाइयों को तोड़ कर रख दिया। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो सके। और आज जब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने खड़ा है, तो तुम कहती हो कि तुम कुछ सोचना नहीं चाहते। ये सब कहकर तुम मेरे पीड़ा को कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इधर से चले जाओ। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने आया। आशा करता हूँ वो मल्लिका के साथ अभी यहीं आए। मैंने मल्लिका को जगदम्बा की मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यहीं उनकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी विलोम। मैं जानता तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मैं जानता तुम्हारी वृत्ति दूसरी, और उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा के लिए छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम अपने
छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी। तुम्हें दुख हुआ? दुख, बहुत दुख। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त नहीं चले जाओ? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं, आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही जाने को कह रहे हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओ। सुना है व्यक्ति वहां जाकर बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण, रंगशालाएं, मदिरालय और हाँ, तरह तरह की विलास भूमियां। आर्य विलोम, ये समय और स्थान इन बातों का नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई और ये कोई अप्रत्याशित बात तो नहीं है। विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं है मल्लिका। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित जरूर हो सकता है। ये प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह ही समझते हैं। अच्छा, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इस निकटता के आधार पर तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी हमारे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना अरे जो विनोद! तब तक थे। मैं इस प्रकार की अनर्गलता का क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? अंबिका, मैं कुछ नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका। आज तक ग्राम प्रांतन में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा। उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही... कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? संभवतः उसका अंतःकरण उसे मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवश्य बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बात है। तुम दूसरों के घर में नहीं, उनके जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? अंबिका, तुम कालिदास की इस बात से कहां तक संगत प्रतीत होती कि मैं विलोम दूसरों के घर में अनधिकार प्रवेश कर जाता? बस चल ही। कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हारी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं दूसरों के घर में अनधिकार प्रवेश कर जाता? बताओ ना, किसके घर में मैंने अनधिकार प्रवेश किया? आओ आओ, बात प्रश्न में चलके किसी से पूछ लो। आओ। मैं बस इतना तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। संभवतः प्रश्न ही ऐसा। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? मैं तो केवल इतना जानना चाहता था, यदि क्षण भर के लिए मान लिया जाए कि तुम जाने का निर्णय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं? अरे विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा सब समझती हूं। यद्यपि आप ये अनुभव नहीं कर रहे हैं कि इस समय आप यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैंने ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता ही नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो ये मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहाँ रहने के लिए इतना ही पर्याप्त है। हाँ, एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। कालिदास, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। ये मुझसे अधिक कौन जानता है? अनचाहा अतिथि
फिर कभी आप पहुंचे, तब तक के लिए भी फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बात सोचो मल्लिका, प्रश्न मेरे सम्मान और राष्ट्रीय स्वीकार करने का नहीं, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो उस सम्मान का तिरस्कार करके तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंतर को अवश्य ही एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं कि इस समय तुम अपनी आंखें देख पाती। मेरी आंखें इसलिए गीली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझसे दूर जाकर भी तुम मुझसे दूर हो सकोगे? यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ के लोग तुम्हें नहीं समझते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं जानती हूँ कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है मल्लिका। मैं समझता हूं कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इस ग्राम प्रांतर से कई सूत्रों से जुड़ा हुआ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश, ये मेघ है, यहाँ की हरियाली, पशुपाल, हरिणों के बच्चे। मैं इस भूमि से जाकर ऊपर जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें और अधिक उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें एक नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। और ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं मन में उठती है। हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता है मल्लिका। मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ से दूर नहीं हो सकोगे। यहाँ के मेघ, यहाँ की वायु, यहाँ के हरिण, सब कुछ तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी अंधेरा बहुत हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही है। इसका अर्थ है कि तुमसे विदा लो। विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। देखो माँ, कितने गहरे मेघ गिराए हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, तुम स्वस्थ नहीं हो। मैं रो नहीं रही हूँ माँ। मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो दुख नहीं है माँ, सुख है।
अब कैसा है मल्लिका का स्वास्थ्य? वैसे ही ज्वर आता है अभी। पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो 2 वर्षों से निरंतर एक सच ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार जाकर उनसे मिलाऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है तो दोष मेरा है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि कालिदास उज्जैन जाकर सिर्फ वहीं के रह जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वो वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई बड़े बड़े नए महाकाव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उनसे मुझे कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मिल पाई थी। बता रहे थे उनके किसी और बड़े महाकाव्य की बहुत चर्चा है। हाँ, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। सुना है उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाटकों की रचना की है जो उज्जैन की रंगशालों में खेले जाते हैं। फिर भी क्या? मुझे कहते दुख होता है। और भी तो कई बातें सुनी थी उन व्यवसायियों के मुंह से। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके साथ बहुत से अपवाद जुड़ जाते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना तो ये भी था ना कि गुप्त वंश की राजपुरीसा से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहकर जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि उसी आग्रह की रक्षा करने के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वो असाधारण है। उन्हें ऐसे ही किसी असाधारण व्यक्ति की आवश्यकता थी। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ, सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ना, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह सोचने पर लगता है कि बहुत ग्लानि होती है। माँ को औषध दे दूं। ठंड लगती हो तो किराया बंद कर दो। हाँ, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ठीक वैसी 2 आकृतियां जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। ऐसी आकृति? हाँ। जानते हैं माँ इन आकृतियों के संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही हुआ। मल्लिका, मैंने फिर एक और आकृति को घोड़े पर जाकर देखा। बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मुझे विश्वास है ये स्वयं कालिदास है। कालिदास? हाँ, ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे पर्वत शिखर की ओर रहे घोड़ा दौड़ाते, कोई उन्हें पहचान न सके। पहचानने में भूल नहीं कर सकती। राज्य के कर्मचारी साथ में होंगे उनके। मैं भी जाकर देखता हूँ। ये आए हैं। हम पर्वत शिखर की ओर गए हैं। संजय, इनसे पूछो तो लगा सकते हैं। तू पूछ। अच्छा, सुनो, ये घर तुम्हारा है? हाँ, आइए। आप लोग मेरे यहाँ आए हैं। हम विशेष रूप से किसी ने आए हैं। बस यूं ही आए हैं, इस ग्राम प्रांगण में घूमते हुए। हम यहाँ के घर देखना चाहते हैं। यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन पहले मैं परिचय दे दूं। ये है रंगड़ी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में भी इनकी रुचि है। और ये है संगिनी, उसी नाट्य केंद्र में वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गत की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय कुछ भी नहीं। आइए आप लोग आसन ले लीजिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, यहाँ के जीवन का अध्ययन
अध्ययन करने के लिए आई हैं। तो आप इस स्थान को क्या कहती हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय सारे स्थान से है, जाहिर समय हमें। वैसे उज्जैन में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो, और इसे कुंभ। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द ही नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे कुमार संभव में लिखा है भास्वंती रत्नानी महर्षिंश। और कुछ लोग यद्वा को यद्वा को और तद्वा को तद्वा। मुझे इतना ज्ञान नहीं। अच्छा, देखो, हम यहाँ पे ग्राम प्रदेश में घूमने के लिए नहीं आए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस स्थान को क्या कहते हैं? किस स्थान को? इस स्थान को बताया, प्रकोष्ठ। देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसका संबंध केवल यहाँ के और यहाँ के जीवन से है। तुम्हारा घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। तुम्हारे जीवन की अपनी क्या विशेषता है? कुछ भी नहीं। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। मैं ये मान ही नहीं सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, हम राजकीय नियोजन से कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम लगभग निराश हो गए। अच्छा, यहाँ कुछ सामग्री नहीं है। और यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है भास्वंती रत्नानी महर्षिंश। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी होती है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो भी कुछ लिखा है वो सब कुछ झूठ है? उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती है। क्षमा करना, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया। चल खड़ी। तुम आए हो। सोचती थी जब तुम आओगे तो वैसे ही आषाढ़ का दिन होगा, वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसे ही वर्षा होगी और वैसे ही मैं उस वर्षा में भीगूंगी। सोचती थी हम दोनों पर्वत शिखर पर जाएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। ये भेंट तुम्हारे हाथों में रखूंगी और कहूंगी ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इस पर तुम सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। इस पर तुम जब भी जो भी कुछ भी लिखोगे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति का शास्त्र आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी देवी प्रिय मंत्री आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है। किंतु कुमार संभव और मेघदूत के प्रणेता तो कालिदास है, पर आप लोग कह रहे हैं वो गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभाले जा रहे हैं। देव मातृगुप्त उन्हीं का तो नया नाम है। कालिदास कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। उनकी राजमहिषी मुझसे मिलना चाहती है। मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए अभी ये कार्य हम अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से
स्थिति में इसके वर्तमान स्थिति से ठीक 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ 5 अंगुल उत्तर की ओर हटा देना चाहिए। मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने के कारण यही रहना। अच्छी बात है, इसे यही रहने देते हैं। परंतु ये घूम, मैं समझता हूँ एक तुम इस कोने में और दूसरा तुम उस कोने में। परंतु मैं समझता हूँ इस घूम को यहाँ से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो इसे यही रहने देते हैं। अच्छी बात है, इसको यही रहने देना चाहिए। परंतु ये वास्तव में गीले हैं, इसीलिए ना हटाया जाए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? ये तो मुझे पता नहीं। ये बताएंगे ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। हाँ, संदिग्ध विषय है, इसीलिए वस्तु को वही रहने देते हैं। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने देते हैं। परंतु मैं समझता हूँ इस चूल्हे को यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का होगा, आसपास की सभी वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। और मैं समझता हूँ बहादुरों को हाथ लगाना हमारे स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। इसका मतलब हम सबसे सहमत है। हाँ, हम सब सहमत हैं। और कुछ शेष तो नहीं? मेरे विचार में कुछ विशेष नहीं। नहीं, अभी शेष है। क्या? ये चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। हाँ, तो हटा दो। मैं? हाँ, तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। फिर भी? पहले मैंने तुमसे कहा। परंतु चौकी देखी पहले तुमने दी। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। हाँ, रहने दो। अब चारों ओर एक दृष्टि डाल ले। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि डाल ले। चारों ओर एक दृष्टि डाल। आपका कार्य पूरा हो गया। हो गया। बस केवल एक दृष्टि डालना शेष है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। केवल एक दृष्टि डालना हमारे ही संबंध में पूछ रहे थी। देवी, ये है मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। शासन ठीक है? अरे माता, हाँ जी जी। आप जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। हाँ हाँ, ये ही ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आवश्यकता हो तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन देवी, अच्छा ठीक है, आवाज दे दीजिएगा। बहुत सुंदर हो। जानती हूँ, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही हो। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती थी। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों में तुम लिख रहे थे, उन दिनों में यहाँ का भी स्मरण किया करते थे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप ये आसन ले लें तो मैं आपके लिए कुछ। अतिथि की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही इन्हें विशेष आग्रह के साथ लेके आई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त ये भी चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्यास सुंदरता है। मुझे तुमसे आकर यहाँ स्पर्धा हो रही है। सौंदर्य का ये साजुको केवल हमारे लिए एक सपना है। बैठ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। लगता है ग्राम प्रदेश में भी रहकर तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब ये मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से मैंने कहकर मंगवाई थी। समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि बचपन से तुम उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह
स्वाभाविक है। वो भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं ध्यान मग्न हो जाते हैं। कई बार तो राजनीतिक कार्यों से उनका मन उखड़ने लगता है। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। देख रही हो तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो इस कार्य के लिए भी आदेश दे जाऊंगी। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें इसी घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। खेद है, कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, तुम किसी ऐसे सूत्र से तो नहीं मेरी बंधी? माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के साथ चलने की भी व्यवस्था हो सकती है। तुम मेरे साथ वहाँ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। क्षमा कीजिएगा, मैं अपने को इस गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 3 अधिकारी आए थे। तुम उनमें से जिसे भी चाहो अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जाए। देवी! संभवतः तुम तीनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 3 ही नहीं और भी आपसे अनेक। आग्रह करती हूँ देवी, इस विषय पर चर्चा छोड़ दीजिए। तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा घर परिवार देवी! नहीं, इसकी कोई कल्पना नहीं है। इसका जीवन भावना के स्तर पे चलता है। माँ, शांत हो जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुमसे अधिक स्वस्थ हूँ मैं। दिन, माह, वर्ष मैं इसी घर में व्यतीत कर रही हूँ। ये घर नहीं, काल गुफा बन गया। तुम नहीं चाहती हो कि मैं घर में जो आए हैं उनसे मैं बात करूं? परंतु माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजवधू, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। ये घर ऐसा नहीं होता था। जब मैं स्वस्थ थी मैं रोज लिपती, बुहारती, लेकिन अब सब कुछ टूट गया है। हम माँ बेटी भी टूटन की जीवन। देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थापति को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर नहीं, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। मैं तो तुम्हारी सुविधा की नहीं बोल रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। राजवधू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम माँ बेटी बहुत ही कठिन। मैं आपका दुख समझ रही हूँ। मुझसे जो भी मन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। अभी स्थापति को मैं आदेश दे जाऊंगी। अभी मेरा अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। लो, कहती थी ना कि मेघदूत पढ़ो। मेघदूत में भावना है। लो, देखो तुम। राजकन्या का अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी है? राजकन्या का इधर उपस्थित होना उन्हीं के वजह से आज उसके पास संपत्ति है, धन है। तुम वहां जा सकती हो, तुम उनकी परिचारिका बन जाओगे, वो घर का परिसंस्करण हो जाएगा। तुम स्वीकार कर लो, तुम स्वीकार कर लो। नहीं माँ,
मल्लिका, तुम अभी भी रोती हो उसके लिए जिसने कुछ मत कहो। इस तरह सुप्त क्यों हो अम्बिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। हाँ, राज की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? हर किसी के जीवन में ऐसा अवसर नहीं आता है। इसी दिन के लिए मैं जीवित हूँ। चलो ग्राम प्रांगण में जाके मैं ही कह देती हूँ, हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में कितना अवसर आया है। राजधानी से लोग आके हमारे घर का परिसंस्करण कर देंगे। बैठ जाओ अम्बिका, बैठ जाओ। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं। आज ग्राम के लोग बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए तरह तरह की सामग्री जुटानी। हाँ, अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। आज यहाँ के पत्थर भी बड़े मूल्यवान समझे जाने लगे। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान ही थे आर्यविलो। वो और बात है कि किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। तो जाओ तुम में पत्थर बटोर लो। नहीं तो सारे शेष हो जाएंगे। तुम्हारे भावना के आधार के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज ग्राम में चारों ओर उत्साह। आज का दिन इस प्रदेश के लिए एक उत्सव का दिन माना जा रहा है। आज लोग अपने पशुओं तक की चिंता नहीं कर रहे। हाँ, वो तो बस अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरण शावक भी होंगे। हाँ हाँ, जिन्हें राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किया जा रहा है। ये सच नहीं है। सच नहीं है? राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। उस आदेश का कोई और अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ? और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हिरण शावकों से खेला करेंगी? या आज के अधिकारी उनके अनुकृतियां बनाएं? ये भी एक मनोरंजक विषय है। राज्य के कलाकार यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अनुकृति बना के घूम रहे। यहाँ का पेड़, पत्ता, तिनका कुछ शेष नहीं रह जाएगा जिसकी अनुकृतियां ना बनाई जाए। उसका भी कोई दूसरा अर्थ अवश्य हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वो यहाँ की प्रत्येक वस्तु को उस चित्र के उदाहरण से देखते हैं। हाँ, तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, हम सब उनके लिए विचित्र के एक उदाहरण। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। जहाँ विचित्र नहीं है वहाँ भी विचित्र देख लेती है। मैंने एक कलाकार को यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बना के देखा। हाँ, अवश्य यहाँ के धूप में उनको अपनी छाया भी अलग से दिखने लगती है। कौन थी वो राक्षसी? कौन थी वो राक्षसी जिसके छाया पड़ने से ही सारे बदल जाती थी? मैं ही वो राक्षसी हूँ। जिसके छाया से सब कुछ, मैं ही वो राक्षसी हूँ। आर्यविलो, माँ का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। माँ को विश्राम की आवश्यकता है। हाँ, तुम अम्बिका को अंदर ले जाओ। रात का उत्सव हो रहा है, उसको, उसके मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। सुनते हैं कल तो वे लोग चले भी जाएंगे। हाँ, उचित नहीं समझा। मुझे पता था वो अवश्य नहीं आएगा। आज नहीं, बहुत पहले से ही मालूम था कि वो अवश्य नहीं आएगा। और मैं प्रसन्न हूँ कि मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। परंतु मैं समझता हूँ कि वो अवश्य आए। उसे आना चाहिए। हाँ, उसे आना चाहिए। व्यक्ति वर्षों का संबंध इस तरह नहीं तोड़ता। और विशेष रूप से वो जिसे एक कवि के कोमल हृदय प्राप्त। तुम क्या सोचती हो मल्लिका?
उसे एक बार यहाँ नहीं आना चाहिए? अरे विलोम, मैंने आपसे अनुरोध किया आप इस समय यहाँ से चले जाएं। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता? मैं समझता हूँ कि उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका स्वयं जानती है किन कारणों से उसका मन विशुद्ध होता है, और मैं भी उन्हें समझता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अंबिका के मन में रहती हैं और मैं मुंह से कह देता। मैं जानता हूँ इस समय मेरा यहाँ आना तुम्हें अखर रहा है। ये कोई नई बात नहीं, मैं कुछ नया नहीं कहना चाहता। शिखर की ओर से एक अशोभित को आके देख रहा हूँ। संभव है कि इस बात को सुनने के लिए वो यहाँ रुक जाए। मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। हमारी पुरानी मित्रता है। उस दृष्टि में आपका यहाँ होना किसी भी रूप से उचित नहीं है। अरे विलोम, आपको उनसे मिलना है तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। लेकिन यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हमारी भेंट नहीं हुई थी, और वर्षों के बाद मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। अरे विलोम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ इस समय आप यहाँ रुकने का हट ना करें। माँ, इसे कहिए चले जाए। अरे विलोम, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से चली जाइए। चला जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु जान सकता हूँ क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों अंबिका? जान सकता हूँ। मैं तो जानती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो इधर नहीं आएगा। उसको पता है कि अंबिका जीवित है। तुमसे अनुरोध करते हैं मिलो, तुम चले जाओ। परंतु मुझे खेद है, इतने वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु वो भरोसा नहीं रहा। संभवतः वो मित्रता एक ही ओर से थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य ही नहीं समझा, और फिर समान की समान से मित्रता होती है। अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहां तक हो सके मैंने अभी भी नया मधु निकाला है। यदि आवश्यकता हो तो मैं हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, हमें मधु की और आवश्यकता नहीं है। ठीक। फिर भी आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। उनके विषय में कुछ मत कहो।
मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। इस वर्षा से बचने के लिए तो हमारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा मातुल के लिए तुम आज भी वही मलिका हो जो पहले थी। बैठ जाइए, खड़े रहने में कष्ट होगा। तुमने कश्मीर का समाचार सुना? मैं हर समय घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना, विश्वास नहीं होता किंतु होता भी है। वहां से आए आहत व्यक्ति का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। वहां के लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चले गए, परंतु मेरी समझ में नहीं आता। होता भी है, वैसे भी जो कुछ मैं समझता हूँ मुझे ऐसा लगता है वो सदा झूठ होता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। ओ काशी गया है तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी। ठीक है चलता, नहीं गया तो भी मैं, गया है तो भी। तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया, तुम इस तरह मुझे मेरे अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हो? वही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गिरे हैं, वैसे ही वर्षा है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम जड़ से क्यों खड़ी? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं। सब कुछ कितना बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ आया वर्षों के बाद कि एक बार यहाँ के यथार्थ को फिर से देख सकूं। थक गए हो, मेरे यहाँ सूखी वस्तु तो नहीं है, परंतु मेरे थकने की चिंता मत करो मलिका। जानती इस तरह थकना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना सुनिश्चित था कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यह अपरिचित सा कैसा लग रहा है। और तुम
जानी जाती है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो मुझे यहाँ से जाकर कहीं नहीं मिली। वो कुंभ, बाग छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जानती हो, जाते हुए जो तुम्हारी आंखों का रूप मैंने देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते रहो। देख तो लो कौन आया। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो। कौन था? कहा ना वर्षा का दिन है, जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। पर इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे यहाँ इस घर की तरह वो भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बैठकर बात करो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण ये भी हो सकता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना के जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में कैसा अनुभव होता है। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। और वो आशंका निराधार नहीं थी मल्लिका। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा था। तुम्हें ये बात बहुत अस्वाभाविक लगी थी, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा था। अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें उन सब से प्रतिशोध लेने की उत्कट आकांक्षा जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने आप को समझाया कि वो वातावरण, उस वातावरण में कोई कमी नहीं, कमी मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ना मैं खुद को बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, मेरी लिखी हुई प्रतिलिपियां देश भर में प्रचलित हुई, किंतु मैं सुखी नहीं हो सका। अपने आप को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं इन परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और अपने आप को समान रूप से दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथ में बनता और चलता। इस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वो कल कभी आया ही नहीं। और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। सर्वथा टूट गया हूं मल्लिका। कश्मीर जाते हुए मैं यहां छोड़कर नहीं जाना चाहता था। भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। इसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। इस पर तुम पर क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, लेकिन इस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आएगा। और ये आशा लिए हुए चला गया कि एक दिन आएगा जिस दिन अपने मन के सारे द्वंद्व को तुमसे कह सकूंगा। पर मैं भूल गया था कि द्वंद्व केवल एक पल तक ही सीमित नहीं होता, परिवर्तन केवल एक ही दिशा को व्याप्त नहीं होती। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है।
कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त कलेवर से मुक्त हुआ हूं ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। चाहता था यहां आना, लेकिन सूत्र ही कुछ इस रूप में टूटा था कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। मेघदूत की प्रतिक्रिया तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? क्या उज्जैनी से जाने वाले व्यवसायी कई बार इस मार्ग से भी होकर गुजरते हैं। उनके पास से प्रतिलिपि मिल जाती? मैंने कहकर मंगवाई। वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिलवाती थी। और इसके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिलवाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। जो भाव मुझे वर्षों से सालते रहे वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं मलिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ आकर भीग कर लिखता जो आज तक नहीं लिख सका, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर बरस रहा है लेकिन बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपनी हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम आओगे तो तुम्हें भेंट करूंगी और कहूंगी इस पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, किंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यूं ही पड़ी रही। अब तो मुझे कहते भी संकोच होता है कि ये भेंट तुम्हारे लिए है। मेरे लिए बनाया था ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। देख रहा हूं कि इस पे स्थान स्थान पर वर्षा की बूंदें जो वर्षा की तो नहीं लगती है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पर बहुत कुछ लिख दिया है। और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर श्वेत कर्णों से मैले, स्थान स्थान पर तुम्हारे नखों ने छीला है, तुम्हारे दांतों ने काटा है, स्थान स्थान पर इस घर की सीलन यहाँ व्याप्त है। इस पर और नया क्या लिखा जा सकता है? इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। लेकिन मल्लिका, जीवन अभी शेष है, हम फिर रथ से आरंभ कर सकते हैं। भीगे दिन में फिसल के गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा भैया बलूम इतने ऊंचे मत चढ़ा करो, लेकिन भैया बलूम कहा मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद। अब लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने इन आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृति भी परिचित सी लगती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित सी नहीं लगती। अभी इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं पा रहा हूं। आकृति परिचित सी लगती है और व्यक्ति में ऐसा लगता है।
आकृति बदल गई, व्यक्ति आज भी वही। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। हो तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। अरे गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे ही गिरना है। परंतु इस तरह मेरा और तुम्हारा संबंध टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना, हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे तुम यहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो लोग इस घर में आयाचित अतिथि नहीं, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं, कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। उस दिन भी हमारी यही भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच कहूं, ये आकस्मिक भेंट नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका, मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपकर नहीं किया। वर्षों के बाद कोई अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हूं कालिदास को इस प्रदेश के हरण शावकों का कितना मोह है। कालिदास, हे कालिदास, एक हरण शावक इस घर में भी है। हाँ, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है विलोम। तो तुम नहीं जानती कि कालिदास के जाने की अष्टावक्र क्या कहता, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं समझता हूं कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बातें कहां तक सच है। क्या बच्चे की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे? चलो, यहां से चले जाओ विलोम। चला जाओ? कहां से? इस घर से या ग्राम प्रांत से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैंने कहा कि यहां से चले जाओ विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट कर आ गए हो। क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीक होने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की कोई गति नहीं है। तुम ही तुम हो और दूसरा कोई नहीं। परंतु समय निर्दयी नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिया है। वो धूप के लिए दहलीज पर खड़ा नहीं रहा। उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते थे नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहां से चला जाऊं। चला जाता, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि आज तुम यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। मल्लिका, देखना कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए।
वर्षों के बाद जो अतिथि घर में आया हो वो न जाने फिर कभी आए ना आए। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वो भी एक ऐसा ही आषाढ़ का एक दिन था। घाटी में मेघ भर आए थे, असमय अंधेरा छा गया था। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा था, उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे हो? और की उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर के तरफ जाने वाले मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी, और की वही हृदय जिसमें कंपन होता है, जिसमें आवेश जागता है। लेकिन इन कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे तुम फिर आज से आरंभ करना चाहते हो। ये किसके रोने की आवाज़? ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? तुम कह रहे थे तुम फिर आज से आरंभ करना चाहते हो। मैं कह रहा था कि मैं उससे आरंभ करना चाहता हूं, किंतु इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास! 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 हेलो। तो ये था नाटक आषाढ़ का एक दिन। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए कलाकारों के लिए। सभी कलाकार जो पास में थे वो भी स्टेज पे आ जाएं। इस नाटक का निर्देशन किया था श्री अरविंद सिंह चंद्रवंशी जी ने, और पात्रों का परिचय अनुस्वार ऋतिक शर्मा, अनुनासिक राकेश कुमार, चंद्रबिंदु हिमांशु पाल, रंगिनी गौरव काकरान, संगिनी मजीद हरेजा, दंतुल अकबर कुरैशी, निक्षेप सौरव, प्रियंगु मंजरी निशा शर्मा, मातुल मोहम्मद फैजान शेख, अंबिका मीता मिश्रा, विलोम
अविनाश सिंह तोमर, कालिदास हिमांशु हिमानिया, मल्लिका शिवानी यादव और संगीत में थे प्रसून नारायण श्रीवास्तव, सेट नीता मिश्रा, लाइट धीरेन्द्र कुमार जी, कॉस्ट्यूम दालचंद और पार्श्व में जो कलाकार थे अंश, गुलशन, सैफी, मैं सभी से अनुरोध करूंगा मंच पे आ जाए प्लीज, अमित, सौरभ, मेघा, आकाश, आयुष बंसल, प्रतीक। हमारे अतिथि आए हुए हैं, मैं निर्देशक महोदय अरविंद सिंह जी कृपया करके मंच पर आ जाएं। मैं चाहूंगा कि अरविंद सिंह जी, मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा श्री संदीप शर्मा जी, डिप्टी डायरेक्टर कैरियर बिल, शिक्षक और इन्फ्लुएंसर है ये। सर प्लीज मंच पे आ जाइए। और इसी के साथ हमारे एक अतिथि हैं राकेश निखत जी, डिप्टी कमांडेंट CISF जयपुर, कृपया मंच पर आ जाए प्लीज। और श्री इम्तियाज अली जी, मैं अरविंद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों का शॉल पहनाकर स्वागत करें। और सभी जितने भी ऑडियंस हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी हमारा एक और दूसरा नाटक भी शुरू होने वाला है जिसका नाम है ठेके पर मुशायरा। और मैं सभी कलाकारों का फिर से स्वागत करता हूं और सभी ऑडियंस का भी स्वागत करता हूं क्योंकि उन्होंने हमें इतना मान दिया, सम्मान दिया। धन्यवाद। कल भी 2 नाटक हैं। पहला नाटक है ओथेलो और जिसका निर्देशन किया है अरविंद सिंह जी ने, और दूसरा नाटक है जूलियस सीजर जिसका निर्देशन किया है अशरफ अली जी ने। आप सभी आए और कल के नाटकों का भी आनंद लें। धन्यवाद।